अभी हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। आइदर यू से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और इवन यू कैन से एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दोनों बातें सेम है, और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। देखिए, एक न्यूट्रलाइजेशन तो होता है फिजिक्स में, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, वो भी एक न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है, बट वो एक फिजिकल प्रोसेस है। लाइकवाइज जब एक एसिड बेस से मिलता है तो साल्ट और वाटर बनते हैं। आप जानते होंगे एक्वस मीडियम में व्हेन एन एसिड कंबाइंस विद अ बेस देन साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, तो वो भी न्यूट्रलाइजेशन की ही एक प्रोसेस है। और क्या कहता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कि जब कभी हम एक्वस मीडियम में, कौन से मीडियम में, एक्वस मीडियम में अर्थात कि पानी में जब किसी एसिड का एक इक्विवेलेंट, ध्यान दीजिएगा, जब किसी एसिड का एक इक्विवेलेंट किसी बेस के एक इक्विवेलेंट से कंबाइन होता है, जब किसी एसिड का एक इक्विवेलेंट किसी बेस के एक इक्विवेलेंट से कंबाइन होता है बच्चों, तो जो हीट रिलीज होती है उस हीट को हम बोला करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने दो तरह की हीट पढ़ी, एक आप लोगों ने पढ़ी हीट ऑफ फॉर्मेशन और एक आपने पढ़ी हीट ऑफ कंबशन। वहां हम बोलते थे एक मोल, फॉर्मेशन के लिए हम बोलते थे एक मोल को बनाने के लिए जितनी हीट लगती है उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। लाइकवाइज एक मोल का कंबशन करने पर जितनी हीट रिलीज होती है उसे हम बोला करते हैं हीट ऑफ कंबशन। तो वहां हमने 1 मोल बोला था, लेकिन यहां पर हम 1 मोल नहीं बोल रहे, यहां हम बोल रहे हैं एक इक्विवेलेंट। जब एसिड का एक इक्विवेलेंट बेस के एक इक्विवेलेंट से कंबाइन होता है बच्चों, तो उससे हम बोला करते हैं, जितनी हीट रिलीज होती है उसे हम बोला करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मैं लगे हाथ तो आपको बता दूं एक इक्विवेलेंट क्या होता है। देखिए, एक इक्विवेलेंट एसिड से मतलब होता है, एक इक्विवेलेंट एसिड से मतलब होता है 1 मोल H+ आयन। एसिड का वो अमाउंट बच्चों जो 1 मोल H+ आयन को लिबरेट करता है उसे हम बोला करते हैं एक इक्विवेलेंट एसिड। फिर बोल रहा हूं, वो अमाउंट जो 1 मोल H+ आयन को लिबरेट करे उसे आप बोलेंगे 1 इक्विवेलेंट एसिड। लाइकवाइज बच्चों जो 1 मोल OH- आयन लिबरेट करता है उसे हम बोला करते हैं एक इक्विवेलेंट बेस। गौर कर लीजिएगा, दैट अमाउंट ऑफ ए बेस विच लिबरेट्स 1 मोल OH- आयन उसे हम बोला करते हैं 1 इक्विवेलेंट बेस। अभी हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे, उससे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। ये देखिए, जैसे हमने लिया HCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया और साथ में हम लोगों ने NaOH का एक्वस सॉल्यूशन लिया। अब इन दोनों का एक एक इक्विवेलेंट आपस में जब रिएक्शन करते हैं बच्चों, तो क्या होगा, पहली बात तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो साल्ट बनेगा, और साल्ट बनने के साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पर, वाटर। ठीक है, सो इस केस में जो हीट रिलीज होगी बच्चों, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस इज नोन एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हम डेल्टा HN से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो एसिड लिया है वो भी एक इक्विवेलेंट लिया है और बेस भी हमने एक इक्विवेलेंट लिया है। ओके, एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हम लेते हैं एक एसिड HNO3, ठीक है, और इसके साथ में हम बेस ले लेते हैं, सपोज कीजिए KOH। अब यहाँ पर हमने क्या करा, दोनों का एक एक इक्विवेलेंट लिया है। वी हैव टेकन 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस। व्हेन दीज टू रिएक्ट टुगेदर देन व्हाट वी गेट KNO3, हमें KNO3 मिलेगा, और इसी के साथ में बच्चों हमें मिल जाएगा H2O। सो व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रम में कितनी ऊष्मा मुक्त हो रही है, हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड, उसे आप बोलेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उदासीनीकरण की ऊष्मा या उदासीनीकरण की एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, ये हमने बड़ी बेसिक सी बातें देखी। हमें लेना क्या है, बेसिकली हमें एसिड का भी एक इक्विवेलेंट लेना है और बेस का भी एक इक्विवेलेंट लेना है। अब जहां तक इन दोनों का सवाल देखें, तो आपने ये क्या किया, ये आपने जो एसिड लिया है वो ऐसा एसिड लिया है, जैसे यहाँ पर देखिए, तो इससे एक H+ मिलता था और इससे एक OH- मिलता था। लाइकवाइज इससे एक H+ मिलता था और इससे एक OH- मिलता था। अब यदि मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं अगर H2SO4 के बारे में बात करता हूँ, तो आपको पता है H2SO4 का 1 मोल, H2SO4 का 1 मोल जो होगा बच्चों, वो 2 मोल H+ आयन रिलीज करेगा। यहां पर ध्यान दीजिए, H2SO4 एक डाइबेसिक एसिड है, वो एक डाइबेसिक एसिड है। 1 मोल H2SO4 कितनी हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज करता है, इट रिलीजेस 2 मोल H+ आयन, वो 2 मोल H+ आयन रिलीज करता है। तो 1 मोल H+ आयन कौन रिलीज करेगा, 1 मोल H+ आयन जो है बच्चों, वो इसका हाफ मोल रिलीज करेगा, है ना। इसके 1 मोल, इसके 2 मोल हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, तो 1 मोल हाइड्रोजन को कौन रिलीज करेगा बच्चों, हाफ मोल H2SO4 रिलीज करेगा। और 1 मोल H+ आयन को जो अमाउंट रिलीज करता है बच्चों, उससे हम बोला करते हैं एक इक्विवेलेंट,
उसे हम क्या बोला करते हैं, एक इक्विवेलेंट। तो ध्यान दीजिए H2SO4 के हाफ मोल एक इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। अभी बाई चांस क्या था, अभी बाई चांस ये HCl था तो 1H 1HCl एक ही बात थी, 1OH 1NaOH एक ही बात थी। यहाँ पर 1H 1 इक्विवेलेंट था क्योंकि एक HNO3 से आपको एक H प्लस मिलता था, एक KOH से आपको एक OH माइनस मिलता था। किंतु परंतु अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एक मोल H2SO4 से आपको 2 मोल H प्लस मिलता है, तो एक मोल H प्लस मिलने के लिए आपको हाफ मोल H2SO4 चाहिए, और एक मोल H प्लस के लिए जितना H2SO4 जो H2SO4 रहेगा उसे क्या बोलेंगे, 1 इक्विवेलेंट H2SO4। तो 1 इक्विवेलेंट H2SO4 इज इक्विवेलेंट टू हाफ मोल H2SO4। ठीक है, इसी प्रकार से यदि सपोज कीजिए कि मैं अगर बात करता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो जरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कीजिए। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें तो एक मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या रिलीज करता है, इट रिलीजेस 2 मोल OH माइनस आयन, वो 2 मोल OH माइनस आयन रिलीज करता है। ठीक है, सो इसका एक मोल अगर 2 मोल OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब 1 मोल OH माइनस आयन, 1 मोल OH माइनस आयन कौन रिलीज करेगा बच्चों, इसका हाफ मोल रिलीज करेगा। बड़ी सरल सी बात करी मैंने भाई, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होते हैं किससे, 2 मोल OH माइनस से। सो 1 मोल OH माइनस आयन किससे रिलीज होगा, हाफ मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और 1 मोल OH माइनस आयन किससे रिलीज होता है बच्चों, उससे हम बोला करते हैं एक इक्विवेलेंट। सो वी कैन से 1 इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्विवेलेंट टू हाफ मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर मैं H3PO4 के बारे में बात करता हूं, फास्फोरिक एसिड या आर्थोफास्फोरिक एसिड। अब H3PO4 जो होता है बच्चों, आप ये जानते होंगे कि इसका एक मोल 3 मोल H प्लस आयन रिलीज करेगा। कितनी रिलीज करेगा, 3 मोल H प्लस आयन। ठीक है, 3 मोल H प्लस आयन रिलीज करेगा। तो इसके एक मोल से आपको 3 मोल H प्लस मिल रहे हैं, तो 1 मोल H प्लस आयन, 1 मोल H प्लस आयन आपको किससे मिलेगा, यू विल बी गेटिंग इट फ्रॉम 1/3 मोल ऑफ H3PO4। बड़ी साधारण, सच्ची, आसान, सरल और सहज सी बात है। 1 मोल H3PO4 से आपको अगर 3 मोल H प्लस आयन मिल रहे हैं तो 1 मोल H प्लस आयन आपको मिलेंगे 1/3 मोल ऑफ H3PO4, और 1 मोल H प्लस आयन जिससे मिलता है बच्चों उससे हम बोला करते हैं 1 इक्विवेलेंट। सो वी कैन से 1/3 मोल ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू इट्स 1 इक्विवेलेंट। ओके, और इसी तरह से अगर सपोज कीजिए मैं अगर बात करता हूँ 1 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, 1 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो 1 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चों वो क्या देता है आपको, वो आपको देता है 3 मोल OH माइनस आयन। 1 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज लिबरेटिंग 3 मोल OH माइनस आयन। सो आई कैन से 1 मोल OH माइनस आयन इज इक्वल टू इट्स 1/3 मोल, naturally 1/3 mole of aluminum hydroxide, and what is this is known as 1 equivalent. So this is 1 equivalent बच्चों। so ये आपके पास में 1 equivalent आ गया, क्योंकि ये देखिए हम जो इसकी जो डेफिनेशन समझ रहे हैं वो हमें तभी बेहतर तरीके से समझ में आएगी जब हमारे पास में इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट एसिड और इक्विवेलेंट बेस का फंडा क्लियर होगा। क्योंकि हम बोलते हैं क्या यहाँ पर देखिए, अभी तक पिछले दोनों केस में मैं फिर बोल रहा हूँ हमने मोलों के बारे में बात करी, पर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट के बारे में। 1 मोल H प्लस आयन रिलीज करता है जो अमाउंट, उसे हम बोला करते हैं 1 इक्विवेलेंट एसिड। अब यहाँ पर बाई चांस 1 मोल H प्लस आयन 1 मोल HCl से रिलीज कर हो रहा था, यहाँ पर 1 मोल OH माइनस आयन 1 मोल OH से रिलीज हो रहा था, मुझे कोई वांधा नहीं था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी, जबकि यहां पर अगर देखा जाए तो 1 मोल से आपको 2 मोल H प्लस मिल रहे हैं, 1 मोल से आपको 2 मोल H प्लस मिल रहे हैं, तो 1 मोल H प्लस किससे मिलेगा, हाफ मोल से, और 1 मोल H प्लस जिससे मिलता है बच्चों उससे हम बोलते हैं 1 इक्विवेलेंट। सो 1 मोल H प्लस आयन इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट। ठीक इसी प्रकार से 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपको 2 मोल OH माइनस मिलते हैं, तो 1 मोल OH माइनस आयन आपको हाफ मोल से मिलेगा, तो वो होगा 1 इक्विवेलेंट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 1 मोल H3PO4 से आपको 3 मोल H प्लस मिलते हैं। अब 3 मोल H प्लस मिल रहे हैं, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू 3 इक्विवेलेंट, क्योंकि 1 मोल H प्लस आयन जिससे मिलता है उसे आप बोलते हो 1 इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर 3 मोल मिल रहे हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 मोल H3PO4 इज इक्वल टू 3 इक्विवेलेंट। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 1 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से आपको 3 मोल OH माइनस मिल रहे हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 3 इक्विवेलेंट। तो एक इक्विवेलेंट किसके, तो
1 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से, 1 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से आपको 3 मोल मिले, तो 1 मोल हाइड्रोक्साइड किससे मिलेगा, 1/3 मोल से, और 1 मोल हाइड्रोक्साइड जिससे मिलता है बच्चों वो 1 इक्विवेलेंट होता है। ये हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसके बगैर क्योंकि अगर हम काम करेंगे तो समझ में मजा नहीं आएगा। तो चलिए हम क्या बात कर रहे थे कि जब एक्वस मीडियम में, जब जलीय माध्यम में, जब पानी में एसिड का एक इक्विवेलेंट बेस के एक इक्विवेलेंट से रिएक्शन करता है तो जितनी हीट इवॉल्व होती है उस हीट को हम बोला करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जैसा कि आपने यहां पर देखा, जैसा कि आपने यहां पर देखा, ठीक है। चलिए इस बारे में हम लोग और चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे यहां पर मैं लेता हूं तो अभी हम क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं ये हाफ H2SO4 में ले लेता हूं, अगर हाफ H2SO4 ले लेता हूं तो बकायदा वो एक इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हाफ मोल H2SO4 इज इक्विवेलेंट टू इट्स 1 इक्विवेलेंट, हाफ मोल H2SO4 इज इक्विवेलेंट टू इट्स 1 इक्विवेलेंट। सो ये हाफ मोल ले लिया। और इसी प्रकार से आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी बच्चों हाफ मोल ले लिया। यू सी हियर, आपने H2SO4 का हाफ मोल लिया तो वो किसके बराबर हुआ, H2SO4 का हाफ मोल 1 इक्विवेलेंट के बराबर है। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हाफ मोल किसके बराबर होगा, उसके 1 इक्विवेलेंट के बराबर। नाउ दीज टू व्हेन रिएक्ट टुगेदर देन व्हाट यू गेट कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है साहब। इस केस में जो हीट आएगी उस हीट को हम क्या बोलेंगे, उस हीट को हम बोलेंगे बच्चों क्या, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उदासीनीकरण की ऊष्मा। बड़ी सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हुई। जैसे हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, चलिए साहब। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं अगर मान लीजिए मैं H3PO4 लेता हूँ, ये मैंने H3PO4 ले लिया और उसकी रिएक्शन सपोज कीजिए मैंने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से करा दी। उसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से कराई। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, व्हेन दीज टू रिएक्ट वी गेट एल्यूमिनियम फॉस्फेट, हमें एल्यूमिनियम फॉस्फेट मिलेगा और साथ में हमें क्या मिलेगा, साथ में हमें मिलेंगे वाटर। और रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करेंगे देन यू विल फाइंड यहाँ पर 3 मोल वाटर बनेंगे। क्यों 3 मोल, क्योंकि देखिए 3H यहाँ पर है और 3H यहाँ पर है, 6H मतलब 3 दूना 6 और ऑक्सीजन कितने 3, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब ये जो हीट होगी बच्चों, एज यू कैन सी, ये जो हीट होगी ये हीट क्या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बराबर होगी। हमें जानना है कि क्या ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बराबर होगी। तो कुछ लोगों को तो इसी बात से समझ में आएगा क्योंकि सर ने क्वेश्चन पूछा है, बाकी कहीं नहीं पूछा था, बाकी तो डायरेक्ट बोल दिया था कि हाँ ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। यहाँ नहीं, यहाँ पूछ लिया क्वेश्चन, मतलब वो उसके बराबर नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, वो उसके बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पंगा ये है कि हमने यहाँ पर एसिड का 1 मोल लिया है, बेस का 1 मोल लिया है, पर हमें दोनों के 1-1 मोल नहीं, 1-1 इक्विवेलेंट लेने हैं। और आपको दिख रहा है यहाँ पर H3PO4 का 1 मोल, H3PO4 का 1 मोल उसके 3 इक्विवेलेंट के बराबर है। ठीक इसी प्रकार से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल उसके 3 इक्विवेलेंट के बराबर है। तो आपने एसिड और बेस के जो लिए बच्चों वो 3 इक्विवेलेंट लिए हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ये हीट जो होगी वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बराबर नहीं होगी। और इस बात से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 मोल वाटर बने, क्योंकि अगर आपने दोनों के 1-1 इक्विवेलेंट लिए होते, अगर दोनों के 1-1 इक्विवेलेंट लिए होते बच्चों तो वाटर का भी 1 मोल बनता, लेकिन यहाँ पर 3 मोल बन रहे हैं। इसी से क्लियर हो जाता है कि आपने इन दोनों के 1-1 इक्विवेलेंट नहीं लिए, आपने दोनों के 3-3 इक्विवेलेंट लिए। क्योंकि बाकी सब में देखिए 1 वाटर बना, इधर देखिए 1 वाटर बना, इधर 1 वाटर है, इधर 1 वाटर है, इधर 1 वाटर है, लेकिन यहाँ पर कितने वाटर हैं, 3 है। इसका मतलब क्लियर हो रहा है बच्चों कि वी हैव नॉट टेकन 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस, वी पीपल हैव टेकन देयर 3 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। दोनों के 3-3 लिए, इसलिए दिस हीट कैन नॉट बी इक्वेटेड एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एक्चुअली यहाँ पर 3-3 लिए हैं। अगर मैं 1/3 कर दूं, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, देन यू विल से यस नाउ दिस हीट इज इक्वल टू हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये जो ऊष्मा आएगी बच्चों, अब ये उदासीनीकरण की ऊष्मा के बराबर आएगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये बच्चों, जब एसिड का 1 इक्विवेलेंट बेस के 1 इक्विवेलेंट के बराबर होता है तो जितने के साथ में न्यूट्रलाइजेशन करता है, दोनों जब आपस में न्यूट्रलाइजेशन कर लेते हैं, और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ऐसा नहीं हो कि कोई एसिड या बेस पूरी तरह से रिएक्शन नहीं करे। आपने दोनों के 1-1 इक्विवेलेंट लिए और जब दोनों ने आपस में कंप्लीटली रिएक्शन कर ली, उस समय जितनी हीट इवॉल्व होती है बच्चों, उस हीट को हम बोला करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की ऊष्मा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में कुछ बात बनकर आई। चलिए साहब, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं बड़े काम की बात बताता हूं। देखिए एसिड मतलब कौन, एसिड मतलब H+, है ना।
एसिड मतलब H+, और बेस मतलब कौन बच्चों, OH-। और मैं आपको बात बताता हूं, जब पानी में, जब एक्वस मीडियम है, जब जलीय माध्यम में ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, इन एक्वस मीडियम दिस डज रिएक्ट विद दिस, देन यू गेट दिस। इसमें कोई संशय संदेह नहीं बच्चों कि H+ और OH- के रिएक्शन करने से लाजमी है वाटर बनेगा। और जब वाटर बनेगा, जब बच्चों जल बनेगा, जब पानी बनेगा, तो उस केस में आप पाएंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में यू विल फाइंड कि जो एनर्जी आएगी वो आएगी -13.7 किलो कैलोरी। कितनी आएगी बच्चों, इस केस में आएगी -13.7 किलो कैलोरी। ध्यान दीजिए, माइनस साइन का तात्पर्य तो हम जानते हैं कि इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम लोग देख चुके हैं कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है मतलब वो एक्सोथर्मिक है। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है बच्चों वो -13.7 किलो कैलोरी है। और अगर किलो को मैं कैलोरीज में चेंज करूंगा तो -13,700 कैलोरी आ जाएगा, -13,700 कैलोरी आ जाएगा बच्चों। और एक और बात मैं बता देता हूं आपको कि अगर कैलोरी को आप जूल में कन्वर्ट करते हैं, कैलोरी भी हीट की यूनिट है और जूल भी हीट की यूनिट है, और अगर आप कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, देन यू विल मल्टीप्लाई बाय 4.2। आपको 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, दोनों एनर्जी की यूनिट है, कैलोरी भी और जूल भी, और जब इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं देन यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 4.2। जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों देन यू विल फाइंड ये आएगा -57 किलो जूल। हाउ मच इट इज, -57 किलो जूल। और जूल्स को अगर किलो जूल्स को अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा बच्चों कितना, -57,000 जूल। सो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों की रिएक्शन से, जब दोनों के आपने एक एक मोल लिए, अब आप इन दोनों के एक एक मोल ले लीजिए, या यूं बोल दीजिए कि एक एक इक्विवेलेंट ले लीजिए, क्योंकि एक मोल H+ को ही हम एक इक्विवेलेंट कहते हैं, एक मोल OH- को ही हम एक इक्विवेलेंट OH- कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो इतनी हीट इवॉल्व होती है। और जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड अगर कोई होता है तो वो H+ होता है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस अगर कोई होता है बच्चों तो वो OH- होता है। तो इससे हम एक मतलब निकाल सकते हैं, इससे हम दो मतलब निकाल सकते हैं एक्चुअली। एक मतलब तो हमारे समक्ष लिखा हुआ है कि जब H+ का एक मोल मतलब एक इक्विवेलेंट, OH- के एक मोल मतलब एक इक्विवेलेंट से रिएक्शन करता है तो इतनी 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 हीट इवॉल्व होती है। या तो हम यूं कह लें या हम यूं बोल लें कि जब कभी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है तो इतनी हीट इवॉल्व होती है। सो यू पीपल कैन राइट, यहां पर ध्यान दीजिए, जब भी कभी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि देखिए H+ क्या है, H+ एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और OH- क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, ये स्ट्रॉन्ग बेस लिया है ना, तो इन दोनों की रिएक्शन के फलस्वरूप बच्चों माइनस साइन इज इंडिकेटिंग कि इतनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है। सो व्हाट वी कैन से दैट heat of neutralization of strong acid, heat of neutralization of strong acid एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि H+ जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और OH- जो है बच्चों वो स्ट्रॉन्ग बेस है। सो वी कैन से दैट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन aqueous solution, or you say aqueous medium, is -13.7 किलो कैलोरी। कितनी आती है, -13.7 किलो कैलोरी आती है। माइनस साइन इज इंडिकेटिंग ओनली दैट इट इज बीइंग रिलीज। मैंने जिसको -13.7 लिखा है, आप देखेंगे कुछ कुछ पुस्तकों में आपको वो -13.6 भी लिखा हुआ दिखाई देगा। यू विल फाइंड इन सम ऑफ द केसेस दैट इट इज -13.6। तो वो -13.6 या 13.6 वो तो हम लोग जब केमिस्ट्री में जब कैलकुलेशंस करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस आते हैं, हमेशा वो करेक्ट आए, एग्जैक्ट करेक्ट आए, बिल्कुल 100% एब्सोल्यूट कैलकुलेशंस आए, ये थोड़ा सा प्रायोगिक रूप से असंभव सी घटना है। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि कभी भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, कभी भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आप न्यूट्रलाइजेशन करेंगे बच्चों तो उस केस में इतनी एनर्जी इवॉल्व होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि आप देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस था, गौर कीजिए, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इन दोनों की जब रिएक्शन हुई तो कितनी हीट इवॉल्व होगी, उसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। और बाई चांस चूंकि दोनों स्ट्रॉन्ग थे इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी बच्चों वो -13.7 किलो कैलोरी होगी। ठीक है, और ज़्यादा बेहतर हो तो हम बोले पर इक्विवेलेंट, क्योंकि हमने दोनों के
एक एक इक्विवेलेंट लिया, वी हैव टेकन वन इक्विवेलेंट ऑफ ईच। ओके, कुछ लोग पर मोल लिखा करते हैं कि -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, पर मुझे वो हजम नहीं होता। वो इसलिए हजम नहीं होता क्योंकि हम लोग यहाँ पर मोल के हिसाब से काम नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर इक्विवेलेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है बच्चों जो यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं कि पर मोल बात कर लिया करते हैं, पर वो कहना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो निगेटिव 13.7 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ओके, जैसे अब इस केस में देखिए, तो इस केस में क्या होगा, इस वाले केस में अगर आप देखें, जो सेकंड वाली रिएक्शन जहां पर मेरा हाथ देख रहे हैं आप इस समय, इस केस में क्या होगा बच्चों, यू हैव टेकन 3 मोल्स ऑफ ईच। आप सॉरी, आपने दोनों के तीन इक्विवेलेंट लिए हैं, आपने एक मोल नहीं लिया है, आपने दोनों के सॉरी एक मोल लिए हैं, पर मुझे मोल से मारना नहीं है, मुझे तो मतलब है बच्चों इक्विवेलेंट से। और मैंने यहाँ पर एक मोल लिया है मतलब 3 इक्विवेलेंट लिए, इसका एक मोल लिया मतलब 3 इक्विवेलेंट लिए। तो इस केस में जो डेल्टा एच आएगा बच्चों वो कितना आएगा, -3 × 13.7 किलो कैलोरी। ठीक है बच्चों, सो इन दोनों के न्यूट्रलाइजेशन से, व्हाई, बिकॉज दीज टू आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। भाई जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, ये आगे चल के हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पर अभी हमें मालूम होना जरूरी है कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब इनका न्यूट्रलाइजेशन होगा तो कुल मिलाकर कुछ इतनी एनर्जी इवॉल्व हो जाएगी। सो दिस इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बच्चों, ये उदासीनीकरण की ऊष्मा आ गई। ठीक है, सो ये ध्यान देना है आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतनी होती है या फिर इतनी या फिर इतनी या फिर इतनी, ये एक बात करी हम लोगों ने। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको एक बहुत काम की बात। देखिए, अगर एसिड या बेस दोनों में से कोई एक भी अगर वीक है, दोनों में से कोई एक भी, मतलब हो सकता है एसिड वीक हो सकता है बेस वीक हो सकता है दोनों ही वीक हो। अगर दोनों में से कोई एक भी, या यूं बोले कि कम से कम कोई एक वीक रहेगा बच्चों, तो फिर उस केस में इतनी एनर्जी इवॉल्व नहीं होगी, फिर इससे थोड़ी सी कम इवॉल्व होगी, इतनी नहीं होगी, इससे कम होगी। और कैसे होगी मैं वो समझाता हूं। जैसे एक बड़ा कॉमन सा उदाहरण बताता हूं, मैंने लिया HCl, हाइड्रोजन साइनाइड, इट इज एन एसिड। ठीक है बच्चों, और KOH विच इज अ बेस। अभी मैंने इन दोनों की रिएक्शन कराई और इन दोनों की रिएक्शन कराई बच्चों, NaCN बनाया, NaCN बना, और लाजमी है साथ में क्या बनेगा, वाटर। वैसे भी हम जानते हैं कि अगर एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं एक्वस मीडियम में तो वाटर बनता है, साल्ट बनता है। चलिए साहब, इन दोनों की रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पर जब मैंने इन दोनों की रिएक्शन कराई तो ये देखने में आया कि इस केस में -11.1 किलो कैलोरी रिलीज हुई, -11.1। ये मैंने मेरी मर्जी से लिया है, मुझे नहीं मालूम कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। मेरा काम जो सिर्फ फंडा समझाने का है, मैं वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस केस में -11.1 किलो कैलोरी रिलीज हुई। अब आपसे क्या पूछा है इस केस में, इस केस में पूछा है हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCN। आपसे पूछी है HCN की आयनन की ऊष्मा। क्या पूछी है आपसे, हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCN। तो आप एक काम कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और कैलकुलेट कीजिए। जब कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहली बात हम क्या फंडा लगा रहे हैं वो समझते हैं। देखिए, KOH जो है बच्चों वो स्ट्रॉन्ग बेस है। जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनके हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अल्कलाइन मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल, दोनों के जो बच्चों हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो काफ़ी 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 स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ये तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब हुआ क्या, जब इन दोनों का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, जब इन दोनों का न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो इस केस में -11.1 किलो कैलोरी एनर्जी आई। माइनस साइन इज इंडिकेटिंग कि एनर्जी इवॉल्व हो रही है, पर कितनी इवॉल्व हो रही है, 11.1। और कायदे से ये देखने में आता है कि जब एक एसिड एक बेस से न्यूट्रलाइजेशन करता है तो इतनी रिलीज होती है। तो होना कितनी चाहिए थी, देखिए होना चाहिए थी 13.7, होना चाहिए थी 13.7, मैंने 13.6 लिख दिया यहाँ पर, ये लीजिए, होना चाहिए थी 13.7 पर रिलीज हुई 11.1। भाई रिलीज होना चाहिए थी 13.7 पर रिलीज हुई 11.1, तो बाकी कहाँ गई, बाकी सिंपल सी बात है बच्चों, जो बाकी 2.5 है वो कहाँ गई, बाकी 2.5 इसको आयनाइज करने में गई होगी। मैं फिर समझा देता हूं, देखिए ये तो स्ट्रॉन्ग बेस था, इसको मैं पानी में मिलाऊंगा वैसे ही टूट जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं करना। मैंने KOH को पानी में मिला, फट से टूट गया, ये टूट गया, मुझे देर नहीं लगी, मैं बहुत जल्दी से मैंने उसको जैसे पानी मिला। आपने पढ़ा अर्हेनियस थ्योरी कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जो बेस होते हैं उनको पानी में मिलाने पर वो OH- आयन लिबरेट करते हैं, और जो जितनी आसानी से लिबरेट करता है वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सो KOH जो बच्चे वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण इसको जैसे ही पानी मिलाऊंगा वैसे ही आयनाइज हो जाएगा। तो ये तो फटाफट टूट गया भैया, मेरा काम बड़ा आसान हो गया। लेकिन इसको तोड़ने मुझे मेहनत करना पड़ी क्योंकि ये वीक एसिड है, तो इसको पानी में मिलाऊंगा, और पानी में मिलाने के बाद इसको जब तोड़ूंगा तो तोड़ने में भी मुझे कुछ एनर्जी, कुछ हीट देनी पड़ेगी। और आपसे वही पूछिए हीट ऑफ आयनाइजेशन,
मतलब इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी। तो जरा दिमाग लगाइए, जब ये पूरी तरह से टूट जाएगा, पहली बात इसको पानी मिलाया और उसको जब तोड़ दिया, जब ये पूरी तरह से टूट जाएगा बच्चों, तो ये 13.7 किलो कैलोरी रिलीज करेगा। पर उतनी नहीं कर रहा, ये 11.1 कर रहा है। क्यों? बाकी की क्यों नहीं कर रहा? रिलीज तो उसने उतनी करनी थी, बाकी क्यों नहीं कर रहा? तो बच्चों ये 13.7 में से 11.1 जो बाकी की बची 2.6, कितनी बची? सॉरी 2.6, सॉरी। तो ये जो 2.6 थी, ये 2.6 कहाँ गई? ये 2.6 बच्चों HCN को आयनाइज करने में लग रही है, इसे आयनाइज करने में लग रही है। इट हैज बीन यूज्ड इन आयनाइजेशन ऑफ दिस। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वीक था इसीलिए। ओके, और ये प्लस आएगी कि माइनस आएगी? देखिए ये प्लस आएगी कि माइनस आएगी? भाई आयनाइज करने में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। यू विल रिक्वायर एनर्जी टू आयनाइज इट, टू डिसोसिएट इट। इट इज वाई यू कैन से हीट ऑफ आयनाइजेशन जो होगी बच्चों वो कितनी होगी? 2.6 किलो कैलोरी। तो ये बड़ी सिंपल सी बात मैंने बताई। एज सच अगर कोई एसिड स्ट्रांग है और बेस भी स्ट्रांग है तो उस केस में इतनी रिलीज होगी। अगर दोनों स्ट्रांग है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, फिर 13.7 किलो कैलोरी रिलीज होगी। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक वीक रहा बच्चों तो फिर उससे कम रिलीज होगी, और वो जो बाकी की बचेगी वो कहाँ जाएगी? आयनाइज करने में। अगर एसिड वीक था तो उसको आयनाइज करने में, अगर बेस वीक था तो उसको आयनाइज करने में, और अगर दोनों वीक थे तो फिर दोनों को आयनाइज करने में। तो ये फिर सिंपल सा फंडा बच्चों, ये ध्यान रखना है हमको कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतनी है, और अगर दोनों में से कोई एक भी वीक रहा तो फिर उतनी नहीं, उससे कम रिलीज होगी। एंड जो डिफरेंस आ रहा होगा वो आयनाइज करने में लगेगी, और आयनाइज करने में चूंकि आपको एनर्जी देनी है, यू रिक्वायर टू प्रोवाइड एनर्जी, इट इज वाई वो प्लस होगी, वो माइनस नहीं होगी। ये एक बात करी। यहां पर मैं एक और काम की बात बता देता हूं बच्चों। हम लोगों ने देख लिया है कि जब एक इक्विवेलेंट एसिड एक इक्विवेलेंट बेस से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है तो जितनी हीट इवॉल्व होती है उससे हम बोला करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, और स्ट्रॉन्ग के केस में मैंने बताया आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक काम की बात बताता हूँ। अगर आप HF जो है बच्चों वो एक वीक एसिड है, जरा ध्यान दीजिएगा। HF एक वीक एसिड है, और लाजमी है कि अगर मैं इस वीक एसिड को अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में न्यूट्रलाइज करता हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए NaOH के साथ में करा, ठीक है, मैंने इन दोनों का न्यूट्रलाइजेशन किया। अब जब मैं इन दोनों का न्यूट्रलाइजेशन करूंगा, इन दोनों का उदासीनीकरण करूंगा, तो क्या होगा बच्चों? इस केस में यू विल फाइंड, ये देखिए क्या बन रहा है? NaF। आपको NaF मिल रहा है, प्लस साथ में क्या मिल गया? वाटर। अब यहाँ पर क्या है? जैसा मैंने बताया ये वीक एसिड है भाई, ये तो माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी, लेकिन ये वीक एसिड है। तो लाजमी है बच्चों अगर दोनों में से कोई एक भी वीक रहा तो फिर जो एनर्जी आप सोच रहे थे उससे कम रिलीज होगी। फिर क्या 13.6 होगी? बिल्कुल नहीं होगी। 13.6 या 13.7 से कम होगी। 13.7 से कुछ भी कम हो सकती है, 13 हो, 12 हो, 11 हो, 10 हो। एक बात तो तय है कि 13.7 से कम रिलीज होगी। लेकिन प्रैक्टिकली आप एक बात ध्यान दीजिएगा भाई, चूंकि ये वीक एसिड है इसलिए 13.7 से कम रिलीज होना चाहिए थी, है ना। अगर ये वीक है तो 13.7 से कम रिलीज होना चाहिए थी, पर प्रैक्टिकली ये देखने में आया बच्चों कि 13.7 से कम नहीं बल्कि और ज़्यादा रिलीज होती है। समवाट एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। इस केस में जो आती है बच्चों हीट, वो आती है -16.1। मैंने ये अपने मर्जी से वैल्यू लिखी, मैं नहीं जानता कि एग्जैक्ट वैल्यू इतनी है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि वो 13.7 से ज़्यादा है। तो ये कैसे हो गया भैया? अरे भाई ये स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छी बात है, ये वीक था, तो फिर इसको आयनाइज करने में एनर्जी देनी पड़ेगी, तो 13.7 से कम होना चाहिए। यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है, यहाँ तो भैया 16.1 ज़्यादा रिलीज हो रही है। तो ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि इसमें कोई संशय, कोई संदेह, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह, सवाल या निशान नहीं है कि इसको आयनाइज करने में एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन ये एनर्जी देने के बाद बच्चों क्या होता है, जब इसको आप पानी में घोलते हैं तो पानी में घुलने के बाद ये वाटर इसको चारों तरफ से घेर लेता है। जरा गौर कीजिएगा, जब वाटर में इसको मिलाया जाता है तो वाटर चारों तरफ से इसको घेर लेता है बच्चों। और ये जो घेरने की प्रोसेस होती है, ये आप देख रहे हैं, ये एरोज आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये एरोज क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है? हम लोग बॉन्डिंग में देख चुके हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर इन्हें दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है? डेटिव बॉन्ड। तो चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल जब चारों तरफ से घेर लेते हैं तो कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं बच्चों। और ये जो बॉन्ड होते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, डेटिव बॉन्ड होते हैं। और वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड के द्वारा जो घेर लेते हैं, इस प्रोसेस को हम कहा करते हैं हाइड्रेशन। इसे हम क्या कहा करते हैं बच्चों? इसे हम कहा करते हैं हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन के कारण बहुत सारे नए नए बॉन्ड बनते हैं। और आपको पता है बॉन्ड बनना
मतलब एनर्जी रिलीज होना। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो इस केस में क्या होता है, बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड बनने के कारण एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड बनने के कारण एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और वो एनर्जी 13.7 तो ऑलरेडी रिलीज हो रही थी, 13.7 तो ऑलरेडी रिलीज हो रही थी। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2.4 किलो कैलोरी, ये देखिए 13.7 तो रिलीज हो ही रही थी, 16.1 रिलीज हुई, ज़्यादा हुई, तो बाकी की एक्स्ट्रा कहाँ से आई, वो जो एक्स्ट्रा जो आई बच्चों वो 2.4 किलो कैलोरी जो आई वो इसके हाइड्रेशन से आई, जल योजन से आई। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए कई तरह की अलग अलग प्रोसेस होती है, एक होती है हाइड्रोलिसिस, एक होता है हाइड्रेशन। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कोई कंपाउंड अगर वाटर से रिएक्शन कर लेता है, अगर पानी के साथ में अभिक्रिया कर लेता है तो उसे आप बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं बच्चों तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन। और यहाँ पर 13.7 रिलीज होना चाहिए थी, इवन उससे कम होना चाहिए थी, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी डेफिनेटली रिक्वायर्ड टू आयनाइज HF को आयनाइज करने में एनर्जी लगेगी, पर फिर भी क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर तो उससे ज़्यादा हो रही है, कम होना चाहिए थी, ज़्यादा हो रही है। क्योंकि वो जो बाकी एनर्जी आ रही है बच्चों, वो वाटर के मॉलिक्यूल ने जब चारों तरफ से घेरा तो कुछ नए बंधों का निर्माण हुआ, कुछ नए बॉन्ड बने, कुछ नए गुल खिले, और उन नए गुले खुलने के कारण बच्चों क्या हुआ, कुछ एनर्जी इवॉल्व हुई। सो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज नॉट ओनली फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज इन टर्म्स ऑफ हाइड्रेशन एज वेल। तो ये बहुत काम की बात देखी, एक इक्विवेलेंट एसिड का एक इक्विवेलेंट बेस से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है, जितनी हीट रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। दोनों का एक एक इक्विवेलेंट होना चाहिए, और इक्विवेलेंट का फंडा मैंने आपको यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। और ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि अगर दोनों में से कोई एक भी वीक रहा तो उतनी एनर्जी नहीं रिलीज होगी, कुछ कम होगी, क्योंकि कुछ उसको आयनाइज करने में लगेगी। यहाँ पर एक HF एक एक्सेप्शन था, जिसमें कम तो दूर की बात, बराबर भी दूर की बात, बल्कि और ज़्यादा हुई, क्योंकि कुछ एनर्जी उस HF के हाइड्रेशन के कारण भी रिलीज हुई।